नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है 3 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट जैसे विभिन्न सोर्सेज में उन आर्टिकल्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, आप यहाँ पर ये जो पूरी पीडीएफ देख रहे हो, इन पीडीएफ्स को आप यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यह जो पूरा का पूरा चैनल है वह करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको नजर आएगा 499 में, जहां पर आपको डेली बेस पर क्या है करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ वीकली, मंथली और पूरे साल भर का जो कंपाइलेशन है बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बेसिकली आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो इंस्टाग्राम आईडी है इसको स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल से संबंधित विभिन्न जो न्यूज़ है या फिर इंफॉर्मेशन है और इसी के साथ साथ अदर आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वापस लौटते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि क्या है, रुद्रम 2 जो मिसाइल है उसको हमारे जो डीआरडीओ है उसके द्वारा सक्सेसफुली क्या किया गया है, फ्लाइट के माध्यम से कंडक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर आइए डिटेल में देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो न्यूज़ इस वजह से हमें देखने को मिल रही है कि डीआरडीओ के द्वारा एक फ्लाइट टेस्ट किया गया रुद्रम 2 का, जो कि क्या है, सक्सेसफुल रहा। अब ये रुद्रम 2 क्या है, एक इंडिजेनस एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ARM यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या है, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, तो इसमें कई बातें यहाँ पर पता चल रही हैं। इंडिजेनस है यानी भारत के अंदर ही इसको बनाया गया है। एयर टू सरफेस, इसका मतलब क्या है, ये एयर से क्या करेगा, सरफेस के ऊपर जो दुश्मन की इस्टेब्लिशमेंट होंगे उनके ऊपर अटैक करेगा। इसी के साथ साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल, अब ये क्या होता है अभी हम डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसको जो इंडिया की एयर फोर्स है उसके माध्यम से ये कंडक्ट किया गया है पूरा का पूरा टेस्ट। इसी के साथ Su-30 MKI जो फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर इसको रखकर लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो रुद्रम 2 है उसके बेसिक फीचर क्या हैं। तो ये बेसिकली डिजाइन किया गया है जो दुश्मन का एक प्रकार से सिस्टम है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो आर्मी है, रडार स्टेशंस हैं, एनिमी के रडार स्टेशंस हैं, उनको डिटेक्ट करता है, कम्युनिकेशन सेंटर को डिटेक्ट करता है, एयर डिफेंस सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी को एमिटर जो होते हैं इन सभी को क्या है, डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है और यहाँ पर रिसर्च सेंटर एमिराट इसके द्वारा बेसिकली यहाँ पर सहायता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हम और अदर लेबोरेटरी भी देखते हैं जिसको बनाने में यहाँ पर इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों लेबोरेटरी ने भी इसके अंदर जो डीआरडीओ है उसका साथ दिया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमने अभी मिसाइल सिस्टम देखा रुद्रम 2, ठीक है, वह स्पेसिफिक फीचर क्या क्या रखता है अपने पास। तो सबसे पहला स्पेसिफिक फीचर है कि प्रिसीजन अटैक की कैपेबिलिटी है इसके पास। ठीक है, ये पिन पॉइंट जो एक्यूरेसी के साथ क्या करता है, किसी भी टारगेट के ऊपर अटैक कर सकता है। इसी के साथ साथ एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर बनाई गई है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, जो एनिमी के अगर कोई रडार है वो एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, एमिट करते रहते हैं। अब उसी फ्रीक्वेंसी को बेसिकली क्या है, ये जो हमारा सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर अटैक करता है। अब मान लीजिए कई बार ऐसी भी सिचुएशन हुई जिसमें क्या होता है,
कि दुश्मन ने अपना जो रडार सिस्टम है उसको ऑफ कर लिया। अब ऐसे में क्या होता था, जो मिसाइल होती थी वो पता नहीं लगा पाती थी कि अब किस कहाँ पर अटैक करना है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐसा सिस्टम डाल रखा है जिसमें क्या है कि अगर दुश्मन की सेना ने अपने रडार सिस्टम को ऑफ भी कर लिया है तो ये जो बेसिकली जीपीएस है और अदर जो मेथड है उसके माध्यम से यहाँ पर क्या है, टारगेट को लॉक कर दिया जाता है और फिर वह उसी स्थान पर क्या है, अटैक करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें एयर लॉन्च मिसाइल देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सीड कैपेबिलिटी भी यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एयर लॉन्च्ड मिसाइल के रूप में हम देख रहे हैं कि इसको SU बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते थे कि इसको SU-30 MKI फाइटर जेट से क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। इसके अंदर सीड कैपेबिलिटी है, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस बेसिकली इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, यानी जो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सस्पेंड भी कर सकता है, सप्रेस भी कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए उनके पास पहले से ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, अब ऐसे में उनको चकमा देने के लिए यह अपने पास कैपेबिलिटी रखता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज करने में एक प्रकार से कैपेबिलिटी रखता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्विलेंस करने का बेसिकली काम करता है, ट्रैकिंग करने का काम करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और कम्युनिकेशन नोड इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। देखो, जब भी कभी वॉर की सिचुएशन होती है तो इसमें क्या होता है कि डेस्ट्रॉय एनिमी रडार बिफोर फाइटर एयरक्राफ्ट एंटर होस्टाइल एयर स्पेस। बेसिकली क्या है, जब हमारे देश के हेलीकॉप्टर्स या जो हमारे बेसिकली क्या है एयरक्राफ्ट है दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, दुश्मन की जो रडार है वो हमारे एयरक्राफ्ट को पकड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ का जो यूज़ है वह दुश्मन का जो रडार सिस्टम है उसको क्या है, न्यूट्रलाइज करने में या फिर दुश्मन का जो रडार है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेसिकली इस प्रकार के मिसाइल का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, अब रेडिएशन इस वजह से बोला जा रहा है कि जो एनिमी का रडार है वो कुछ रेडिएशन लगातार एमिट करता रहता है और उन्हीं रेडिएशन का बेसिकली एक प्रकार से डिटेक्ट करके वह उनके ऊपर अटैक करता है, यानी उनके रडार के ऊपर अटैक करता है। इसी तरह से क्या है, जो हमारे पायलट होते हैं और जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनका बेसिकली स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ेगी और क्या है, जो रिस्क है वो कम होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि क्रिएट सेफ कॉरिडोर फॉर एयर स्ट्राइक, और ये जो एयर स्ट्राइक है इंडिया के अंदर वह क्या है, और इंडिया के द्वारा दूसरे देशों के ऊपर वह क्या है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसी के साथ साथ और क्या हमें देखने को मिलता है कि ये डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी अपने पास रखता है। यहाँ पर सर्वाइवेबिलिटी है वो क्या है और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आप पूरी सीरीज देख सकते हो रुद्रम मिसाइल फैमिली को, रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। ठीक है, अब जो रुद्रम 3 है वो अभी क्या है, डिप्लॉय नहीं हुआ है, ये अभी टेस्टिंग के प्रोसेस में है। DRDO कह रहा है कि कुछ समय बाद इसको भी हम क्या है लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफरेंस ध्यान रखिएगा इसमें छोटा सा, कि ये रुद्रम 1 है वह क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल को अपने पास रखता था। ठीक है, और ये जो रुद्रम 2 है यह भी एंटी रेडिएशन मिसाइल को रखता है, लेकिन इसी के साथ इसके अंतर्गत एडवांस सीड ऑपरेशन कैपेबिलिटी यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, अब सीड ऑपरेशन मैंने आपको बताया, सस्पेंशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। यहाँ पर क्या है, जो हमारी पहले मिसाइल थी रुद्रम 1 में वह सिर्फ उनको डिटेक्ट करती थी, लेकिन यहाँ पर रुद्रम 2 में क्या है, डिटेक्ट करने के साथ उनकी जो एनिमी की मिसाइल है उसको क्या है न्यूट्रल करने की भी क्षमता यहाँ पर रखती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हम यहाँ पर, नॉट एयर डिफेंस सिस्टम बट बेसिकली मिसाइल सिस्टम को जो डेवलप किया है उसके कुछ सिग्निफिकेंट है। क्या,
कि जो इंडिया की एयर पावर है उसको इन्हेंस करेगी। इसी के साथ इंडिया का ये इंडिजेनस डेवलप है, तो इससे क्या है, आत्मनिर्भर जो भारत है उसका प्रमोट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर मॉडर्न वेयरफेयर के अंदर जो अपना रेडीनेस है यानी अपनी तत्परता है वह भी क्या है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ जो रीजनल लेवल पर डिटरेंस है उसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब डिटरेंस का मतलब होता है कि सामने वाली देश की सेना हमको इस आधार पर ही देखकर अटैक ना करे कि भाई दुश्मन के हमारे पास क्या है, अच्छे से क्या है, एक प्रकार से हमारे पास मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और इस आधार पर क्या है, दुश्मन की सेना हम पर इस आधार पर आक्रमण नहीं करेगी कि इनके पास भी पूरा सिस्टम मौजूद है, अगर हमने इनके ऊपर अटैक किया तो ये भी क्या है, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसी को बोला जाता है डिटरेंस। और डिटरेंस को आप दूसरी भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो, सामने वाले के आक्रमण करने का जो भय है वह इस आधार पर क्या है, कम हो जाए कि हमारे पास भी अच्छे से कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ की वर्ड है जो कि बार बार यहाँ पर आए हैं आर्टिकल में, इनको आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ ये अपना पूरा समरी है। समरी के अंदर आप देख रहे हो रुद्रम 2 की बात हो रही है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम इसके अंदर लगाया है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, और SU 30 MKI के द्वारा, यानी एक प्रकार का ये एयरक्राफ्ट है, उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जाना है इस रुद्रम 2 मिसाइल को। इसी के साथ इसका पर्पस क्या है, जो दुश्मन का एनिमी का रडार सिस्टम है और कम्युनिकेशन एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, और सीड ऑपरेशन देखने को मिलता है। और ये सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टिंग अभी 2026 यानी कल परसों ही कर लिया गया है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, रिवीजन पॉइंटर इस प्रकार से था। साथियों, अगर आप यहाँ पर क्या है, जो बेसिकली यह ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेस पर जो करंट अफेयर वीडियो है उसके प्राप्त डेली बेस पर जो करंट अफेयर की PDF है उसको प्राप्त करने के लिए टोटली 499 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। एक बार आप 499 में ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, फिर उसके बाद आपको कभी भी पे करने की जरूरत नहीं है। जब भी न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ पिछले जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, जितना भी पहले पब्लिश हुआ है। सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसके ऊपर मैसेज करना है। यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 बेसिकली सीजन। अब यहाँ पर क्या है, जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेनर पेज पर यह आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर बेसिकली यह बात की जा रही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी लॉन्च किया गया है, उसका डाटा रिलीज किया गया है, उसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, इंडिकेटर मिसिंग है, पॉपुलेशन इंडिकेटर। इसी के साथ साथ जो हेल्थ के इंडिकेटर हैं वो क्या है, मिसिंग है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि 2005 कह रहा हूँ, यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था उसके ही बहुत सारे डाटा को यहाँ पर हूबहू क्या किया है, गवर्नमेंट ने एमिट कर दिया है। यानी डाटा के अंदर हमें छेड़छाड़ कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है गवर्नमेंट करती हुई। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं और जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनके बीच में यह डिबेट छिड़ गई है कि इस प्रकार से हम अपने देश की जो नीतियां हैं हेल्थ को लेकर किस प्रकार से बनाएंगे, जब हमारी जो सरकारें हैं वह डाटा को ही ठीक ढंग से रिलीज नहीं कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या। आप यहाँ पर देख सकते हो यह क्या है, इसकी फुल फॉर्म। इसी के साथ साथ ये लार्ज स्केल पर नेशन वाइड क्या करता है, सर्वे करता है कि हमारी पॉपुलेशन किस प्रकार की है, कितनी है, उनका हेल्थ कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, फैमिली प्लानिंग का क्या सिस्टम है, वुमेन और चिल्ड्रन के जो बेसिकली सेहत है उनका हेल्थ किस प्रकार से है। और ये जितना भी कार्य है वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डाटा रिलीज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे डाटा क्या है मिसिंग लग रहे हैं यहाँ पर 6 के अंदर। वो क्या है, पॉपुलेशन के इंडिकेटर से संबंधित, यानी इसके अंदर इस बार क्या है, सेक्स रेशियो मिसिंग नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ सेक्स रेशियो
एट बर्थ, ये भी हमें क्या है मिसिंग नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन डाटा, उसमें भी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसमें भी कमियां हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये देखो, ये सारी जो चीजें होती हैं किसी भी देश की पॉलिसी को बनाने के लिए जो पॉलिसी मेकर हैं वो इन्हीं चीजों का यहाँ पर क्या है ध्यान में रखते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब यही आंकड़ा ठीक नहीं आया तो वो नीतियों को किस प्रकार से बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर हेल्थ इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एनीमिया का जो क्या बोलते हैं डाटा है वो पूरी तरह से इन्होंने हटा दिया है, कि एनीमिया का कोई आंकड़ा इन्होंने दिया ही नहीं है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग सर्वे ये बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो एनीमिया का खतरा है वो पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और शायद यही कारण है कि गवर्नमेंट ने ये इसको डाटा से हटा दिया है, ताकि ये क्या बोलते हैं इस बात को छुपाया जा सके। ठीक है, और अनीमिया की वजह से बहुत सारे महिलाओं की मृत्यु भी लगातार हो रही है। इसके अलावा कैंसर स्क्रीनिंग डाटा, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर संबंधित जो डाटा है, इसी के साथ साथ ORS जिंक ट्रीटमेंट डाटा फॉर डायरिया, इसी के साथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन डिलीवरी, यानी ये जितने भी डाटा हैं इन सभी को क्या है गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कमतर दिखाया है। या फिर दो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 बार बार आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डाटा था उसी को हूबहू यहाँ पर चेप दिया है, या उसी का हल्का सा चेंज करके बस चेप रखा है। तो यहाँ पर क्या है, जो बेसिकली ये जो राइटर है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे डाटा को आपने मैनिपुलेट यहाँ पर कर रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के जो इंडिकेटर है उसको भी आपने कहीं ना कहीं छुपाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट काउंटरसेप्टिव का जो यूज़ है उसमें भी हमें गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसी के साथ इंफॉर्मेशन ऑन साइड इफ़ेक्ट और यहाँ पर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, इसी के साथ इसको यहाँ पर बड़े पैमाने पर छुपाया गया है। फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग बाय हेल्थ वर्कर, ठीक है, ये भी क्या है हमें सही ढंग से नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने देख ली कि ये क्या है, सारी बातें इस प्रकार से डाटा के अंदर नज़र आ रही है। अब कुछ की फैक्ट हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही क्या है कुछ गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंदर टॉयलेट के एक्सेस को बढ़ाना, सैनिटेशन कवरेज को बढ़ाना गवर्नमेंट का उद्देश्य है। इसी के साथ PM उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत जो घर हैं उनको LPG सिलेंडर प्रोवाइड कराना और क्लीन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का प्रमुख रूप से उद्देश्य है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अनीमिया का डाटा है वो क्यों रिमूव किया गया, मैंने आपको बता ही दिया। अनीमिया के केस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट का कहना कुछ और है। ठीक है, गवर्नमेंट यानी ऑफिशियल रीजन यहाँ पर क्या दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया में जो बेसिकली अभी यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है अनीमिया की, वो क्या है फिंगर प्रिक ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब फिंगर प्रिक जो ब्लड टेस्ट है उसके अंदर बेसिकली क्या है जो पूरा का पूरा डाटा आ रहा है वो ओवर एस्टिमेटेड है। ठीक है, उसमें क्या है एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी है उसको क्या है माना नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम क्या करेंगे वेनस ब्लड सैंपल का यूज़ करेंगे एनीमिया को बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में इनको तो ये करना चाहिए था कि इस बार का जो डाटा है वो आप रिलीज कर देते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आपको वेनस ब्लड सैंपल लेने थे तब क्या बोलते हैं ले लेते। तो इस आधार पर यहाँ पर इनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर नया सिस्टम लाना ही था कि आप डायरेक्ट नसों से जो ब्लड सैंपल होता है वो लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले से ही क्या करते इस चीज़ को लागू करते, फिर डाटा को क्या बोलते हैं पब्लिश करते। आप डाटा को ही रुकवा दे रहे हो, ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे कि इंडिया के अंदर जो एजिंग पॉपुलेशन है अब वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे अभी शायद कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक और डाटा रिलीज किया है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर जो अब एक प्रकार से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है वो घट रहा है और इसी के साथ साथ जो प्रजनन दर है वह कम हो रही है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो क्या है, अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर इसी वजह से जो जापान वाली कंडीशन हुई है कि वहाँ पर क्या है, बुजुर्गों की संख्या एकदम बढ़ गई है और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी संख्या एकदम, वर्क फोर्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अब वो वाली जो कंडीशन है वो इंडिया के अंदर अब क्या है, उसके शुरुआती लक्षण दिखने चालू हो चुके हैं। यानी आज से लगभग 40-50 साल बाद इंडिया की कंडीशन आपको ऐसी नजर आएगी कि बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा, बच्चों की संख्या बहुत कम। तो यहाँ पर इसी चीज़ को इंडिकेट किया गया है NFHS6 के अंतर्गत कि यहाँ पर बुजुर्गों की संख्या क्या है, 12.9% अब हो गई है, जो कि पहले क्या था, 11.8% हुआ करता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ और भी डाटा रिलीज किया है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज से संबंधित। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी हमें पता चला कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्टर है वो बढ़ा है, लोग ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं और इसमें प्रमुख कारण बताया जा रहा है आयुष्मान भारत स्कीम को। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दें, अभी आप देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दे दी गई है। अब प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे दी गई है, इसका भी एक प्रमुख कारण है कि क्या बोलते हैं, ये डाटा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ इंटरनेट यूजेस का भी जो डाटा है इसके अंतर्गत बेसिकली प्रोवाइड किया गया है, जहां पर बोला जा रहा है कि महिलाओं का जो इंटरनेट यूज है वो 64.3% और पुरुषों का 80.5% हमें यहाँ पर इंटरनेट यूज देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है कि काउंटरसेप्टिव यूज के बारे में। ओवरऑल काउंटरसेप्टिव यूज इंक्रीज, जो काउंटरसेप्टिव्स है उनका यूज है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, जो कन्वेंशनल या फिर जो मॉडर्न मेथड होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्डोम, पिल्स और IUDs, इनका अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर पहले 56% यूज हुआ करता था, अब 52% यहाँ पर यूज हो रहा है। यानी अब जो लोग हैं वो नॉन कन्वेंशनल और नॉन साइंटिफिक मेथड की ओर भी क्या है, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का ये डाटा कह रहा है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने हाई ब्लड शुगर के बारे में बोला है कि महिलाओं के अंदर 17% है, फिर उसके बाद पुरुषों के अंदर 20% देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर के बारे में भी बोल रहा है कि दोनों के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं हल्का सा बस डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने खूब काम भी किया था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है डबल बर्डन और माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पर अंडर जो वेट है वो अभी भी सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है, और जो ओवर वेट की सिचुएशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी जो लोगों के अंदर ओबेसिटी है, मोटापा है, वो लगातार क्या है, बढ़ रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इस पूरे के पूरे डाटा का एक यहाँ पर स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या है कि डिजिटल इंक्लूजन यहाँ पर बढ़ रहा है, ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। इसी के साथ पॉपुलेशन हमारी एजिंग की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसी के साथ साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वह भी क्या है, बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है, इसका एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ साथ जो हेल्थ डाटा है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन इस प्रकार से हमें नजर आता है। अब साथियों, प्रीलिम्स के लिए कुछ की फैक्ट हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना ही रखना चाहिए। जैसे कि ये NFHS का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है या बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। इसी के साथ इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंस। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर हमें 2.1 देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 2.1 बच्चे को क्या है, जन्म दे रही है। अपना जो फर्टिलिटी का पूरा एज होता है उसमें। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, अनीमिया मुक्त भारत भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनीमिया
की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है और गवर्नमेंट ने इस प्रकार से स्कीम भी चला रखी है इसको कम करने के लिए। और ये एक प्रकार से फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें उद्देश्य है कि अनीमिया को ख़त्म करना। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आयरन के जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हैं, आयरन की गोलियां हैं, वो महिलाओं को क्या है प्रोवाइड करा रही है, स्पेसिफिकली जो गर्भावस्था की अवस्था होती है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही जो वुमेन है उसका क्या है हाई लेवल पे जो ब्लड लॉस है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल था वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला आर्टिकल आप देख रहे हो कि जो गूगल है उसके माध्यम से क्या किया है, एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वो यूएसए के अंदर, स्पेसिफिकली फ्लोरिडा के अंदर, कैलिफोर्निया जैसे सिटीज के अंदर वो क्या कर रही हैं कि 32 मिलियन स्टेरलाइज मॉस्किटोज को रिलीज कर रही हैं। यानी ऐसे मॉस्किटोज जो कि क्या है संतान उत्पत्ति या फिर एक प्रकार से क्या बोलते हैं, एक प्रकार से क्या है अंडे नहीं दे सकते या फिर क्या बोलते हैं अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते अपने चिल्ड्रन को, ऐसे क्या है मॉस्किटो को रिलीज यहाँ पर किया जाना, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है जो यूएसए है उसके माध्यम से। अब बेसिकली क्या है यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस वजह से लाया है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और वेस्ट नाइल वायरस, ये सारी के सारी क्या हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है, अब ये क्या है किसकी वजह से होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मच्छर की वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये मच्छर कौन से हैं आगे हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो मच्छर है एडीज एजिप्टी, ठीक है, ये क्या है मच्छर है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमें होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर इसी वजह से हमें यहाँ पर गूगल है उसका प्रोग्राम नज़र आ रहा है कि हम क्या करेंगे, जो डीबग करेंगे। डीबग का मतलब होता है कि जो बेसिकली ऐसे मच्छर को हम बनाएंगे जो कि क्या है अपने ऑफश्योर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और वो जो बेसिकली मेल मॉस्किटो है वो क्या करेगा फीमेल के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा कि उसके साथ क्या है किसी भी प्रकार के और आगे आने वाले जो मच्छर है उनकी पैदावार नहीं होगी। ठीक है, अब इसी के साथ हमने यहाँ पर देख लिया कि एडीज एजिप्टी बेसिकली डेंगू, येलो फीवर, जीका, चिकनगुनिया जैसे फीवर और क्या बोलते हैं बीमारियों को फैलाने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पर जो पूरी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो क्या है वाल्बाचिया टेक्निक। अब देखो वाल्बाचिया जो टेक्निक है वो क्या है आज से 1-2 साल पहले भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट को यूएसए की गवर्नमेंट ने पहले ही लॉन्च किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये वाल्बाचिया टेक्निक है क्या, तो हमें नजर आता है सबसे पहले कि ये जो मेल मॉस्किटो होते हैं, ठीक है, ये एक क्या बोलते हैं इनके अंदर एक बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है जिसको वोल्बाचिया बोला जाता है। ठीक है, मेल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको वोल्बाचिया बोला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल है वह इसको क्या है वाइल्ड जो मॉस्किटो है उनके साथ क्या है एक प्रकार से बेसिकली क्या है रिलीज करता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर हुआ क्या कि जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मेल है वह फीमेल के साथ मेट करता है। ठीक है, वाइल्ड जो फीमेल होती हैं उनके साथ मेट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वोल्बाचिया जो एक प्रकार से मेथड अपनाया गया है, टेक्निक यूज किया गया है, जो मेल है उसको क्या है उसका जो एक प्रकार से ऑफश्योर प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो ख़त्म कर दी गई है। तो इसकी वजह से क्या है कि वो फीमेल के साथ मेट करेगा, लेकिन मेट करने के बावजूद भी उसके जो एग है वो फेल हो जाएंगे हैच करने में। ठीक है, यहाँ पर क्या है क्यों फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कर रखा है साइटोप्लाज्मिक इनकम्पैटिबिलिटी यूज किया गया है।
ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी यूज किया गया है जिसको हम वोल्बाचिया कहते हैं। अब इसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे और इससे जो मॉस्किटो है उसकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिक्लाइन होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर अगला पॉइंट देखने को मिलता है कि हमने यहाँ पर मेल मॉस्किटो को ही क्यों चुना। देखो, मेल मॉस्किटो की खास बात आप ये समझिए कि यह कभी भी जो ह्यूमंस हैं उनको कभी भी बेसिकली काटते नहीं हैं। यानी जो ह्यूमंस हैं या फिर जो अदर इंसेक्ट होते हैं उनको बेसिकली फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो ही क्या करती हैं, काटती हैं। और क्यों काटती हैं? क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो ब्लड के ऊपर निर्भर होती हैं अपने भोजन के लिए, और जो मेल मॉस्किटो होता है वो बेसिकली फूल पत्तियों के ऊपर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। यहाँ पर आप इमेज के अंदर देख सकते हो कि ये मेल मॉस्किटो है और ये एक प्रकार से जो बेसिकली प्लांट के नेक्टर्स हैं और उन प्लांट के नेक्टर्स के ऊपर ये बेसिकली अपने आप को सरवाइव करके रखता है। ये मेल मच्छर किसी का खून नहीं पीता है। ठीक है, ये एक की फैक्ट है जो कि याद रखना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, चूंकि यहाँ पर क्या है ये खून नहीं पीता, इसी वजह से यहाँ पर क्या है ये किसी भी प्रकार से जो डिजीज है उसको स्प्रेड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 80 to 90% जो मच्छरों की पॉपुलेशन है वो कम होगी और जो बीमारी है उसके अंदर 70% तक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अब बात आती है कि भाई आप इतना तामझाम कर रहे हो, एक एक मच्छर को तैयार कर रहे हो, 3 लाख मच्छरों को आप छोड़ोगे, इतना ज़्यादा आप यहाँ पर अपने लाइब्रेरी यानी साइंस बेसिकली रूम में इतना काम कर रहे हो, उसकी बजाय आप क्या करो, मच्छरों जो मारने वाली दवाइयाँ होती है उनका छिड़काव कर दो। तो यहाँ पर बात आ रही है कि हम पैरासाइट्स जो होते हैं उनका यूज अब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं ना वो एक तो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो कुछ कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि तितली हो गया या मधुमक्खी हो गया, कभी कभी क्या करते हैं ये जो छिड़काव हैं जो हमारे अदर मेथड हैं वो क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो इनको भी मार देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कई बार क्या होता है मच्छर अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और यहाँ पर क्या है उन दवाइयों का असर इन मच्छरों के ऊपर होता ही नहीं है। तो इस प्रकार की सिचुएशन भी नजर आती है और इस वजह से क्या है अगर आप लगातार यहाँ पर स्प्रे करोगे तो क्या है गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। इन सभी वजह से गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, एक अल्टरनेटिव वे को तलाशा है। ठीक है, और वो मेथड क्या है, वोल्बाचिया मेथड। इसके अंदर जो स्पीसीज स्पेसिफिक बेसिकली क्या है, टारगेटेड यहाँ पर काम किया जाता है। इसी के साथ ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और नॉन टॉक्सिक है, जहरीली भी नहीं है। इसी के साथ साथ इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वे में क्या किया जाता है, मॉस्किटो के जो एक प्रकार से पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया में भी हमें डेंगू, चिकनगुनिया, जैपनीज यहाँ पर क्या है एन्सेफेलाइटिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा मलेरिया भी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके अलावा वेल बेच यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट है जैसे कि बेसिकली जो वोल्बाचिया है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेल्युलर जो बैक्टीरियम है उसको हम डालते हैं किसी भी मेल मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, जो कि क्या है इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बढ़ने से यहाँ पर क्या है कम करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लास्ट आर्टिकल देख सकते हो आज का, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि इंडिया का ग्लोबल लेवल पर जो पोजीशन था, ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर वो क्या है कम होता हुआ नजर आ रहा है और हम क्या है 5वें स्थान से अब 7वें नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये रैंकिंग के अंदर इंडिया की पोजीशन कम क्यों हुई है, आइए डिटेल में देखते हैं कि स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से इंडिया का गिर रहा है और
ताइवान और साउथ कोरिया किस तरह से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रमुख कारण बताया जा रहा है कि इंडिया का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्या है, उसका आउटफ्लो नजर आ रहा है। आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर जिन जिन लोगों ने अपने कंपनियों के अंदर पैसे डाले थे वो पैसे अब निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि इंडिया के मार्केट से पैसा जा रहा है, इस वजह से इंडिया की जो कंपनियां हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कहा जा रहा है इसका प्रमुख कारण है कि इंडिया के अंदर एआई के ऊपर अच्छे से काम नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ कॉरपोरेट इंजीनियरिंग जो ग्रोथ है उसके अंदर भी हमें कमी नज़र आ रही है। और नॉर्मल सी बात है, जब इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह कम होगा तो कंपनियां भारत से बाहर जाएंगी ही। इसके अंदर पहला पोजीशन आप देख सकते हो यूएसए का है, दूसरा जापान का है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। उसी के बाद हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और यहाँ पर सातवें नंबर पर इंडिया की पोजीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप मार्केट का वैल्यू देख सकते हो, ताइवान, साउथ कोरिया और इंडिया का मार्केट वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार है। और इंडिया का मार्केट वैल्यू 4.8 टू 4.85 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो ताइवान है, साउथ कोरिया है, वो इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ गए। तो नॉर्मल सी बात, जो जो इंडिया में कमी रही वो ही क्या है, ताइवान और साउथ कोरिया और अदर कंट्रीज में क्या है ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एआई के ऊपर अच्छे से काम किया, उसके अंदर इन्वेस्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, डाटा सेंटर के ऊपर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था इंडिया में वो उस लेवल का नहीं हुआ। ठीक है, साउथ कोरिया में सैमसंग और एसके हिनिक्स, बेसिकली ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ताइवान के अंदर हमें टीएसएमसी देखने को मिल रहा है जिसने अच्छा काम किया। इसी के साथ साथ मोर देन 40% ऑफ ताइवान स्टॉक इंडेक्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ मार्केट कैप एक्सीड, यानी जो उनका मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया स्लिप क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल का आउटफ्लो हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा निकाल लिया और जो इंडिया एक्विटी वर्थ था वो क्या है, नीचे की ओर घट गया। ठीक है, इसी के साथ साथ एआई के अंदर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर के अंदर भी हमने अच्छा काम नहीं किया। इसी के साथ साथ क्या है, जो प्रॉफिट का रेट है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा कम है और हाई वैल्यूएशन की कंपनियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, यही रीज़न है कि बेसिकली इंडिया के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसी के साथ दूसरा प्रमुख कारण बोला जा रहा है कि इंडिया का जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो लगातार हो रहा है, यानी डॉलर के मुकाबले इंडिया का जो करेंसी है वो क्या है, कम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है इंडिया के मार्केट में वो घट रहा है और वह फिर अपनी कंपनियों को भारत से उठाकर कहीं और लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो टाटा है, इन्फोसिस है, विप्रो है, उसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है कि सही से कोई क्या है, इनोवेशन जैसी चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, ये बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो, लगभग सारी बातें हमने यहाँ पर काम कर ली है। ठीक है, ये बातें क्या रिलीज कर रही है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर और चिप और इसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर काम नहीं किया है। ठीक है, तो हमें अब इन सभी एरिया पर काम करने की ज़रूरत है और इसी वजह से इंडिया ने क्या है, बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्कीम को भी लॉन्च किया। वह स्कीम कौन सी है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसी के साथ इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट। ये बेसिकली इंडिया के द्वारा चलाए जाने वाले मिशन है जो कि क्या है, इंडिया को इस पूरे के पूरे डिजिटल एरिया में क्या है, आगे अपलिफ्ट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो पूरा का पूरा डाटा रिलीज हुआ है, क्या हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को लेकर? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, जो स्टॉक मार्केट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक बुलबुला टाइप का होता है, जो कि क्या है,
एकदम से ऊपर आता है और फट के फिर वापस क्या है समुद्र या फिर जो नदी है उसके क्या बोलते हैं वाटर के लेवल के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर इंडिया रिमेन अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इन सभी के बावजूद भी आज भी क्या है इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, अदर जो हमारे सेक्टर्स हैं ठीक है वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मार्केट कैप रैंकिंग आर इन्फ्लुएंस बाय सेक्टर कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रैंकिंग अभी हम बनी हुई है वो क्या है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर को लेकर ही इसको बनाई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है ग्लोबल इन्वेस्टर प्रेफरेंस के आधार पर बनाई जाती है, टेक्नोलॉजी साइकिल्स के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो करंट शिफ्ट है वह दिखा रहा है कि इंडिया का एआई के अंदर जो बूम है वह क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया के अंदर क्या है इसके अंदर हल्की सी कमी नज़र आ रही है। ठीक है, इस आधार पर क्या है कि इंडिया के अंदर हल्का सा इस एरिया में कमी नज़र आ सकती है, बल्कि जो अदर सेक्टर हैं हमारी इकोनॉमी के ठीक है वो क्या है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि जो हमारी अदर एरिया है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और जिस एरिया में हमारा काम अभी बहुत कम है, उदाहरण के लिए एआई के एरिया में, सेमीकंडक्टर और एडवांस कंप्यूटिंग और इन सभी एरिया में क्या है अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तब क्या है हम अपनी जो ये रैंकिंग है इसको दोबारा से सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज का जो पूरा आर्टिकल था 3 जून इसको हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। साथियों जाते जाते आपके लिए इन्फॉर्मेशन 499 एक ग्रुप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन, इस पे डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ है आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ वीकली मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। एक बार आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके बाद आप लाइफ टाइम इस ग्रुप के मेंबर बन के रह सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पुराने पीडीएफ है वो भी आपको इसी ग्रुप में प्राप्त हो जाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप नंबर पे बेसिकली मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एनके ग्लोबल एजुकेशन कुछ और भी पीडीएफ्स होती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए इसी के साथ टेलीग्राम आईडी है, इसको स्कैन करके भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।